तो लास्ट टॉपिक क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल? पहले तो ये वो सेल होते हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके। यही था। और इसमें भी हमने 3 केस देखे थे कि अगर जो हमारा डैनियल सेल, हमने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया था कि अगर डैनियल सेल में हम जो बैटरी लगा रहे हैं, अगर वो बैटरी 1.1 वोल्ट से ज़्यादा की हो, 1.1 वोल्ट से कम की हो और 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, तो 1.1 वोल्ट क्यों ले रहे थे हम? क्योंकि जो डैनियल सेल था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो सॉरी सेल पोटेंशियल जो था उसका वो कितना था? 1.1 वोल्ट था। तो इस वजह से हम उसमें बैटरी किसकी लगा रहे थे? 1.1 वोल्ट से रिलेटेड ही लगा रहे थे। तो मैंने ये कहा था, मैंने 3 केसेस बताए थे। पहला केस क्या था? अगर मैं 1.1 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी लगा देती हूँ तो मेरा जो डैनियल सेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा और उसमें केमिकल रिएक्शंस जो थी वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो Zn में ऑक्सीडेशन हो रहा था उसमें अब रिडक्शन होने लग जाएगा, कॉपर में रिडक्शन हो रहा था उसमें ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। यही था। दूसरा, अगर मैं 1.1 वोल्ट से कम की बैटरी लगाती हूँ तो मेरा डैनियल सेल ही रहेगा, यानी कि गैल्वेनिक सेल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है। अगर मैं 1.1 के इक्वल लगा देती हूँ बैटरी तो मेरा सेल वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है। तो ये अपन ने 3 केस देखे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। हाँ, क्या नाम है हमारे टॉपिक का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हमने सेल देखा था, उसमें हमने 2 बीकर ले रखे थे अलग अलग। उन दोनों बीकर्स में हमने इलेक्ट्रोड्स रखी थी अलग अलग मेटल्स की, और जिन मेटल की इलेक्ट्रोड थी उसी मेटल का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा था। यही था। ऐसा सेल का डायग्राम हमने देखा था बेसिक सा। तो मैंने डैनियल सेल के लिए तुम लोगों को ये बोला था कि डैनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है वो 1.1 वोल्ट आती है। तो ये 1.1 वोल्ट कैसे आई? तो मैंने ये भी कहा था कि हम कैलकुलेट भी करेंगे कि 1.1 वोल्ट कैसे आई। ठीक है। तो 1.1 वोल्ट का क्या रिलेशन बताया था मैंने कि कब होगी 1.1 वोल्ट वोल्टेज डैनियल सेल की? एक किसी चीज़ पे बेस्ड थी वो 1.1 वोल्ट की जो रीडिंग थी। मैंने ये कहा था कि जो सॉल्यूशंस है उसकी मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही थी। यही कहा था मैंने कि मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन मैंने दोनों बीकर में ले रखे हैं उन दोनों की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर होनी चाहिए थी। यानी कि ZnSO4 का 1 मोल अगर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, CuSO4 का अगर 1 मोल हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व, 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजोल्व है या फिर वाटर में डिजोल्व है, तो इस सिचुएशन में जो डैनियल सेल है वो 1.1 की रीडिंग देगा हमें। वोल्ट मीटर जो है वो 1.1 की रीडिंग हमें देगा। तो ये 1.1 वोल्ट कहाँ से आया? ये 1.1 वोल्ट आया कि जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी वो अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा रही थी, और जो कॉपर की इलेक्ट्रोड थी वो अपना एक अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा रही थी। और उन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, उन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी से हमारा सेल पोटेंशियल निकल करके आया था, विच इज 1.1 वोल्ट। ठीक है। तो अब हमें यही देखना है कि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूँ और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूँ तो दोनों का डिफरेंस ही मेरा सेल पोटेंशियल होगा ओवरऑल। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर मैं इस टेबल को इधर से धक्का मारती हूँ, यानी कि मैं इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ इस डायरेक्शन में, अगर कोई इंसान उसके उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है और उधर से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में और मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, तो जो टेबल है हमारी वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है। मतलब कौन फोर्स ज़्यादा लगा रहा है। अगर मैं ज़्यादा लगा रही हूँ तो
वो जो टेबल है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर उधर वाला जो इंसान है वो अगर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो जो टेबल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मतलब नेट जो फोर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारी टेबल का मूवमेंट। नेट फोर्स का मतलब उसका फोर्स और मेरा फोर्स, इन दोनों फोर्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, यही तो होगा। तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो हमारा जो भी हमने टेबल ले रखी है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आई है, और वही हमारा सेल पोटेंशियल होगा, यानी कि सेल विभव होगा। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, क्या है कि उसमें ऑक्सीडेशन किस कैपेसिटी से हो रहा है और रिडक्शन किस कैपेसिटी से हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोड है मेरी, वो जिस भी मेटल की है, वो जो मेटल है वो या तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। तो अगर ऑक्सीडेशन वो कर रहा है तो ऑक्सीडेशन की उसकी रेट क्या है, वो कितने कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोड मेरी रिडक्शन करेगी, तो वो जो रिडक्शन कर रही है मेरी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड वो किस कैपेसिटी के साथ में हमारा रिडक्शन कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोला है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड्स की, जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी टेंडेंसी है लूज करना और गेन करना इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि किस में डिप्ड है, अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है। मैं हिंदी में बता देती हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोड की अपने ही नमक के घोल में डूबने पर इलेक्ट्रॉन खोने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पर वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस लिख दी। मान लो ये तो मैंने यहाँ पे डैनियल सेल बना दिया, अगर मैं कोई हाफ सेल बनाती हूँ, अगर मैं कोई हाफ सेल बनाती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इसमें मैंने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। किसकी इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, मैग्नीशियम की। और जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, MgSO4 का होगा। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, MgSO4 का ही होगा। तो अब ये जो Mg है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह बिहेव करेगा, डिपेंड करता है कि ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसी पे तो डिपेंड करता है ना कि ये किसके साथ में जुड़ा है। भाई अगर ये किसी ऐसे मेटल के साथ में जुड़ा है जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये किसी ऐसे मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है जो इससे लेस रिएक्टिव है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। यही कॉन्सेप्ट तो देखा था हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड है। तो हमारा जो Mg है वो किस हाफ सेल के साथ में आगे जाकर के कनेक्टेड है, इस पे डिपेंड करता है कि मैग्नीशियम हमारा एनोड, मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगी या कैथोड होगी। तो अगर मान लो ये एनोड हुई तो रिएक्शन कौन सी देखने को मिलेगी हमें, तो ये वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो Mg है वो क्या करेगा, Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यही था। और अगर मैग्नीशियम किसी ऐसे एलिमेंट के साथ, ऐसे मेटल के साथ में कनेक्ट है जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिडक्शन होगा, यानी कि Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और Mg2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Mg बना लेगा। यही थी रिएक्शन हमारी, समझ में आ गया ये, आगे बढ़ते हैं। इफ इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर कोई इलेक्ट्रोड जैसे Mg जो था अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे।
अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। और अगर एमजी ने कैसा बिहेव किया, कैथोड की तरह बिहेव किया, यानी कि अगर उसने रिडक्शन किया, तो हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे, अपचयन विभव बोल देंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। If the oxidation potential of an electrode is x volts, then its reduction potential is minus x volt. ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मैंने तुम लोगों को ये कहा कि कोई जो एक इलेक्ट्रोड है हमारी, कोई भी एक मेटल की इलेक्ट्रोड है, वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकती है और वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकती है ना। तो इसका मतलब क्या हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट, क्या हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना, कि हम किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी याद रखें और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी याद रखें। पर इनको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस केवल साइन अलग है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। रिडक्शन कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है। तो कोई इलेक्ट्रोड जितनी टेंडेंसी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है ना, उतनी ही खराब टेंडेंसी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। कोई इलेक्ट्रोड जो है वो जितनी टेंडेंसी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, उतनी ही खराब टेंडेंसी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और रिडक्शन पोटेंशियल का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट केवल क्या अलग हो जाएगा, साइन अलग हो जाएगा। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव में आएगा। तो दैट्स वाई कोई भी जो एक इलेक्ट्रोड है उसके दोनों पोटेंशियल्स को अलग अलग नहीं निकाला जाता है, केवल एक पोटेंशियल निकाल दिया जाता है और दूसरा फाइंड आउट करने के लिए उसका अलग चार्ज लगा दिया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हम सेल के अंदर हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, सेल से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तुम लोग जब तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना, तो उसमें मेटल्स जितने भी लिखे हुए हैं सीरीज वाइज, कि लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव की तरफ, कि कौन सा कम रिएक्टिव है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, उस बेसिस पर वो वहाँ पर अरेंज है और उनके सामने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखे हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो कैलकुलेट किए गए हैं सेल डायग्राम से। वो कैलकुलेट कैसे किए गए हैं अभी अपन देखेंगे कि उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोड है ना, हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करोगे, आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे और भी आप कोई बुक्स फॉलो करोगे ना, तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन की नीड पड़ती है तो आप उस रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज कर दो। मान लो अगर आपको माइनस में दे रखा है तो आप उसको प्लस में लिख दो, अगर प्लस में दे रखा है तो आप उसको माइनस में लिख दो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों में केवल साइन का डिफरेंस होता है। अब अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि जो डैनियल सेल है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है, सेल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था, मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, हमको सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो एक समस्या मेरी ये थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला भी हो सकता है, रिडक्शन वाला भी हो सकता है। तो ये तो हमारी क्लियर हो गई कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब समस्या ये आ गई कि हमको थोड़े पता है कि जो इलेक्ट्रोड हमने डिप कर रखी है, जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उस इलेक्ट्रोड को हमने जिस सॉल्ट के अंदर, जिस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने डिप कर रखा है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो
कंडीशंस थी ना उनको फिक्स कर दिया। हमने क्या किया, हमने हमने ये कहा कि हम जितनी भी सभी जितनी भी मेटल्स रखे हैं ना हमारी इलेक्ट्रो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में, हम इन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पर हम कैसे करेंगे, हम एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रखेंगे, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन रखेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर रखेंगे, एक फिक्स प्रेशर रखेंगे, और उसी पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी तक मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है, पर अब जो टॉपिक है ना वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ आ गया कि किसी भी जो हमारी रॉड है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और कितनी टेंडेंसी के साथ में इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। पर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि अब हम किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर उस इलेक्ट्रोड को रखेंगे और फिर हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है ना उसकी कंसेंट्रेशन को अब मैं 1 मोलर कर दूंगी, यानी कि उसमें जो सॉल्ट डिजोल्व होगा वो 1 मोल होगा और 1 लीटर उसमें वाटर होगा। ऐसे मैं मेरा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रेडी करूंगी, और जो टेम्परेचर होगा वो भी मैं स्टैंडर्ड रखूंगी कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर ही मैं मेजर करूंगी, जो भी मैं मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करूंगी। जो प्रेशर होगा वो मैं 1 बार ही रखूंगी। मान लो अगर मेरे पास में मेरी जो कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम अभी हाइड्रोजन सेल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले रहे होंगे, तो हाइड्रोजन तो सॉलिड फॉर्म में होता नहीं है, उसकी गैस ही लेनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। वो हम देखेंगे डायग्राम में कि कैसे हम लेते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में उसकी गैस। तो वो जो हम गैस लेते हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। मतलब सॉलिड पर तो प्रेशर का कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट गैसेस पर तो है ना, तो इसलिए उस सिचुएशन में मुझे 1 बार प्रेशर रखना पड़ेगा। टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया 273 केल्विन और कंसंट्रेशन मैंने फिक्स कर दी 1 मोलर। तो इस सिचुएशन में अब जो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगी उसे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलूंगी, अब मैं उसको क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूंगी, और इसे हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट। अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट कर रहे थे ना, तो इसको हम किससे करेंगे, ई नॉट से करेंगे। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड को मैंने रख दिया 1 मोलर कंसंट्रेशन में ऑफ इट्स ओन आयंस एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। तो जो इलेक्ट्रोड मैंने रखी है वो उसके खुद के आयन के सॉल्यूशन में रखी है। जिंक को ZnSO4 में ही रखा था, कॉपर को CuSO4 में ही रखा था, Mg को MgSO4 में ही रखा था, Fe को FeSO4 में ही रखा था। अभी जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो उसको HCl में रखेंगे। तो मतलब जो मेटल या फिर जो भी इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम रखेंगे। इसको डिनोट किया जाता है किससे, ई नॉट से, जो भी मैंने लिखवाया। इफ द गैस इज इवॉल्व देन द स्टैंडर्ड कंडीशन chosen are 1 atmospheric pressure and 298 केल्विन टेम्परेचर। अब अगर हम गैस लेते हैं कोई, जैसे अभी मैंने बताया हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रोड की जगह पर, तो उस सिचुएशन में हम प्रेशर को 1 बार मान लेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 बार मान लेंगे, और जो टेम्परेचर होगा उसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे, यानी कि उसे हम 298 केल्विन पर ले जाएंगे। सॉलिड में हम 273 लेकर के चलते हैं, बट गैसेस जब आ जाती है तो हम 298 केल्विन रख देते हैं टेम्परेचर को फिक्स। समझ में आ गया? तो इसे एक बार तुम लोग लिख लो। कल वाले नोट्स बना लिए तुम लोगों ने? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम वो मेजर कैसे करेंगे। तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई हाफ सेल है मेरे पास में, जैसे मैंने डैनियल सेल लिया था, तो डैनियल सेल का जो हाफ सेल था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वो जिंक वाली इलेक्ट्रोड और ZnSO4 वाला सोल्यूशन, अगर मैं उसे एक सेपरेट कर दूं कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन से, उस हाफ सेल से अगर मैं उसे सेपरेट कर दूं, तो क्या मैं उस अकेले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाऊंगी क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है,
टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, यही होती है। तो एक बात बताओ, अगर हाफ सेल मैंने सेपरेट कर दिया, हमारे कंप्लीट सेल से एक हाफ सेल को सेपरेट कर दिया, तो क्या उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो पाएगी या रिडक्शन हो पाएगी? क्या उसमें नहीं होगी। वो इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करेगा अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं से? कि मेरे पास अगर डैनियल सेल में से मैंने हाफ सेल निकाल लिया जिंक का, जिंक वाला जो हाफ सेल था जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था वो मैंने निकाल लिया, तो अब इसमें ऑक्सीडेशन जो हो रही थी पहले वो हो रही होगी क्या? नहीं हो रही होगी। जो जिंक है वो Zn2+ में क्यों कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन्स को हो भी गया एक बार के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो मूव? कौन है इनको लेने वाला? तो इसका मतलब जब तक कोई लेने वाला ना हो इलेक्ट्रॉन्स को, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला ना हो, तब तक कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी हाफ सेल्स वर्क क्यों करेंगे? और अगर हाफ सेल वर्क ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना, अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ का कैलकुलेट करेंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी हाफ सेल का या एक इलेक्ट्रोड का पर्टिकुलरली कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे किसी अनदर हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करना ही होगा। तो देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइन, यही लिखा है इसमें। अब जब मैंने जिंक, जो मेरा ये हाफ सेल था जिंक वाला, अगर मैंने उसको कॉपर वाले के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी उस बेसिस पे मुझे सेल पोटेंशियल मिलेगा। मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अभी भी नहीं मिला। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मुझे अब भी नहीं मिला। अगर मैं इसको कॉपर वाले हाफ सेल के साथ में कनेक्ट कर देती हूँ, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अभी भी मुझे इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पता नहीं चला ना, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का हाफ सेल, उस हाफ सेल का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चला। मुझे तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, मुझे तो ओवरऑल सेल का पता चल रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा हाफ सेल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है, उसको मुझे किसी ऐसे हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करना होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता हो पहले से। तो अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता होगा, और तो ओवरऑल जो मेरा सेल पोटेंशियल आएगा, उस ओवरऑल सेल पोटेंशियल में से मैं उस वाले का माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में मेरा जो बचा हुआ हाफ सेल था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। यही होगा ना भाई। अगर मुझे जैसे मुझे अगर ये पता है कि A+10 की वैल्यू 30 है, A+10 की वैल्यू 30 है और मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं 30 में से 10 को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो वही बात है कि अगर एक हाफ सेल की मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है और दूसरे हाफ सेल की मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर दूंगी और जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल आएगा उसमें से उस इलेक्ट्रोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस कर दूंगी। तो अब ये जो फिक्स वाला इलेक्ट्रोड हाफ सेल में रख रही हूँ, जिसकी जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, वो कौन सा है? वो है शी, SHE। वो वाला शी नहीं, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक। कहाँ काम आ रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? किसी अनदर हाफ सेल के साथ में जुड़ करके उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए काम आ रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए हैं ना हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, वो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही लिखे गए हैं। किसके बेसिस पे लिखे गए हैं? ये जो SHE वाला और हाफ सेल वाला अभी हम देखेंगे ना, उसी के बेसिस पर वो सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके रखे गए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या आयनिक बॉन्ड बनाता है क्या हाइड्रोजन? कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये चाहता है कि मेरे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाए और मैं उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लूँ, यानी कि सहसंयोजक आबंध बना लूँ। शेयरिंग अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करता ही। तो इस वजह से ये क्या करेगा, इसको ना तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की है, ना इसको अपना इलेक्ट्रॉन निकालने की, यानी कि इसको आयनिक बॉन्ड बनाने की इतनी जल्दी नहीं रहती है। तो इस वजह से ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और ये
अगर चाहें तो हम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे भी सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन देने हैं तो दे जाओ, लेने हैं तो ले जाओ। तो इस वजह से इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसके अंदर रिडक्शन भी हो सकता है। समझ में आया क्या कि हाइड्रोजन ऐसा चीज जो हम एक भी हाफ सेल पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, तो इसको हमने क्यों लिया, कंसीडर क्यों किया इसको हमने अनदर हाफ सेल के लिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद था। फायदेमंद इसलिए था कि ये जो हाफ सेल है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी बिहेव करता है और ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ में जो मैंने हाफ सेल लगाया है ना, वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है या इससे लेस रिएक्टिव है। इससे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हुआ तो मेरा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह। अगर इससे लेस रिएक्टिव वाला हाफ सेल मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह, यानी कि ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इससे हम रिडक्शन पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट हो रहा है किसी चीज़ का या किसी चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, इधर मेरा हाइड्रोजन, इधर कि ये मेरा एक हाफ सेल था, कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, एक्स वाई जेड कोई भी है, इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हमारे किसके साथ में, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हमारे एस एच ई के साथ में, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, कुछ भी लगा दिया मैंने। तो गैल्वेनोमीटर तो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है ना कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इससे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन से हमें क्या पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी आई है ना, जिसमें हमने लेस रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, ऐसे सीरीज में हमने उसको अरेंज किया है। वो इसी बेसिस पे अरेंज किया है हमने उसको। कैसे कि जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कोई मेटल रखा तो जो डिफ्लेक्शन आया करंट का, वो मान लो ऐसे आया कि जो करंट मूव कर रहा था वो ऐसे चीज से इस तरफ मूव कर रहा था। मतलब मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पर मैंने कोई भी मेटल की एक इलेक्ट्रोड रख दी और मुझे ये पता लगाना है कि ये मेटल की इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा रिएक्टिव है या इससे लेस रिएक्टिव है, ये मुझे पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये जो डायरेक्शन हमें बताएगा, मान लो कि डायरेक्शन उसने हमें ये बताई कि ऐसे चीज से इस अननोन मेटल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अननोन से एस एच ई की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अननोन से एस एच ई की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये जो अननोन है ये एनोड है और ये जो एस एच ई है इस सिचुएशन में ये कैथोड हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो मेटल था, जो भी अननोन मैंने ले रखा था, ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में, यही हुआ। और अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में आया कि मान लो अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यानी कि एस एच ई से अननोन की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब जो एस एच ई है उसमें अब ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जो अननोन मेटल है वो लेस रिएक्टिव है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया कि कौन लेस रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसी बेसिस पर सेल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको भी मेजर किया गया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता था। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। तो इसका मतलब ओवरऑल जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगी और जो मुझे सेल पोटेंशियल दिखाई देगा हमारे वोल्ट मीटर में वो किसका होगा, वो इस अननोन वाले का ही होगा, क्योंकि इसका तो जीरो है।
SHG का तो जीरो है, तो इसका मतलब जो सेल पोटेंशियल आ रहा है वो किसका आ रहा है, अननोन मेटल का ही आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, सेल पोटेंशियल निकाला, और डायरेक्शन हमें पता चली गई तो हमें ये भी पता चल गया कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। करंट की डायरेक्शन से ये भी पता चल जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा अननोन के अंदर तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अगर अननोन के अंदर रिडक्शन हो रहा होगा तो इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल आया होगा जो आया होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन आ गया और रिडक्शन मुझे निकालना है तो मुझे साइन चेंज करना है बस केवल। क्लियर है? अब देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजरमेंट, मैंने क्या कहा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइन। सिंगल इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेल के अंदर नहीं हो रहे होंगे। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस डिफिकल्टी से निकलने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होगा हमारा, SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, whose electrode potential is arbitrarily taken as 0.00 volt। जिसका मतलब जो SHE है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 00 वोल्ट है, तो उसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड को उसे हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसी दिखाई देती है, इसके अंदर क्या एनोड, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैसे इसमें ऑक्सीडेशन होगी, कैसे इसमें रिडक्शन होगा, सब हमें अभी दिख जाएगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हाइड्रोजन अब हमें सॉलिड स्टेट में तो मिलती नहीं है, गैशियस स्टेट में ही मिलती है। तो गैशियस स्टेट में मिलेगी तो अब हमें टेम्परेचर 298 केल्विन रखना होगा, प्रेशर हमें 1 atm रखना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले ये डायग्राम समझो। एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम एक प्लैटिनम की चिप बोल सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं कि एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड को हम प्लेस करते हैं। इस प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड को प्लेस करके इसको कुछ इस तरीके से कवर कर दिया जाता है, और कवर करके इस होल से हाइड्रोजन गैस को 298 केल्विन हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना आता है ना, 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाना है, और ये जो सोल्यूशन हमने ले रखा है किसका ले रखा है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। किसका ले रखा है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी क्या है, 1 मोलर। क्यों, क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ HCl को 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है, तो मोलैरिटी 1m, और इसलिए H+ इसलिए लिख रखा है क्योंकि HCl जो है वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है H+ की वो कितनी है, 1m या फिर 1 मोलर, मोल नहीं मोलर, हाँ मोलर। मोलर अलग होती है, मोलर अलग होती है, मोल अलग होते हैं। मोल मतलब नंबर ऑफ मोल, मोलर मतलब मोलरता, मोलल मतलब मोललता, ऐसे। तो इसकी ओवरऑल कंसेंट्रेशन है ये 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब 1 मोल NaCl 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व है, इसका मतलब ये है। तो अब ये जो हमने क्या करवाया कि इसके अंदर ये जो गैप हमने छोड़ रखा था उसमें से हमने हाइड्रोजन गैस को इसमें फ्लो करवा दिया। हाइड्रोजन गैस को हमने फ्लो करवाया तो ये जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हमने ली थी उसको लेने का रीजन ये था कि जो प्लेटिनम की सरफेस होती है ना उसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं। मान लो ये प्लेटिनम की सरफेस है, तो इस सरफेस में क्या होगा, इस सरफेस में काफी छोटे पोर्स होंगे। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है वहां पे जाकर के, हाइड्रोजन केवल
ये जो पोर्स है ना उसमें जाकर के सेटल डाउन हो जाएगी, उसमें जाकर के बैठ जाएगी केवल हाइड्रोजन गैस उसमें जाकर के बैठ जाएगी। तो ये हमारा सेटअप हो गया किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यानी कि शी का। ये सेटअप है। अब देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ले रहे हैं। तो अगर उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ले रहे हैं तो इसका मतलब ये रिडक्शन भी हो सकता है इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, यही हुआ इसका मतलब। तो रिडक्शन कहाँ होगा और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा। In SHE, the hydrogen gas at 1 bar pressure is passed into 1 ml HCl at 298 Kelvin, in which a foil of platinum coated with platinum black remains immersed. ये जो सेटअप बनाया हुआ है उसको इसने डेफिनेशन में समझा दिया कि क्या बोला इसने, कि जो SHE है वो एक, उसमें हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाया गया है 1 बार के प्रेशर पे, और किसमें 1 मोलर HCl में एट 298 केल्विन। 298 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये गैस है। 273 अगर कोई सॉलिड होता तो हम 273 ले लेते। जिसमें क्या है, हमने डिप कर रखा है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है, बस इतना सा इसमें सेटअप बता रखा है। अब दिस इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेटेड एज, अब इस ओवरऑल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे हम डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे Zn Cu2+ को फिर हम लेकर के जा रहे थे Zn2+ और Cu में, उनके आगे हम उनकी स्टेट लिख रहे थे। ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे थे ना, डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखा था हमने, कि जो Zn होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जो Cu2+ होता है वो एक्वस स्टेट में होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके आगे का है ना, Zn2+ एक्वस में प्लस Cu सॉलिड में। तो ये ओवरऑल हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन था। तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जो प्लेटिनम है वो सॉलिड स्टेट में हमें दिखाई दे रहा है, जो H2 है वो गैशियस फॉर्म में है, और जो H+ है वो एक्वस फॉर्म में है। क्योंकि H+ ये वाली हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस अलग है, और ये जो सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन अपना अलग है। क्योंकि HCl का ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में होगा, गैस जो है वो H2 के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी SHE को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो HCl सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। H2 गैस इज एट 1 atm प्रेशर, जो H2 गैस होती है वो 1 atm प्रेशर पे होती है। कनेक्टिंग वायर जो है वो प्लेटिनम है, यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर है यहीं से हम कनेक्ट करेंगे किसी भी हाफ सेल, दूसरे हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे, तो वो कनेक्टिंग वायर यहाँ पर प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम की जो फॉइल है, जो भी फॉइल वगैरह है वो प्लेटिनम से कोटेड होती है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर होता है। Standard hydrogen electrode can act both as anode and as cathode because electrode potential of SHE is 0.00 volt। क्या बोल रहे हैं ये, वही कि जो SHE है वो दोनों एनोड और कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मेजर कर सकता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी, दोनों ही क्या होते हैं 0.00 वोल्ट होते हैं। The half cell reaction when standard hydrogen electrode work as anode। हाफ रिएक्शन SHE की, जब SHE हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, एनोड की तरह बिहेव करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो अब एक बात बताओ, एक है हमारे पास में H2 इस SHE में, एक है हमारे पास में H+ इस SHE में। H2 और H+ दोनों अलग अलग है, H2 गैशियस फॉर्म में, H+ एक्वस फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन करने का जब टाइम आएगा, ऑक्सीडेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो कौन निकालेगा दोनों में से, H2 ही निकालेगा। H+ के पास में तो बेचारे के पास में खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कहाँ से निकालेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि जो H2 है उसमें से दो जो हाइड्रोजन है हमारे वो 2H+ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने लूज कर दे रहे हैं। और जब रिडक्शन की बात आएगी तो कौन लेगा, जो प्लस फॉर्म में था। तो जब रिडक्शन किसकी रिडक्शन की बात आएगी तो कौन लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है वही लेगा ना। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा प्लस स्टेट में है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और H2 के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर SHE हमारा एज अ एनोड बिहेव करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, और अगर हमारा SHE अगर कैथोड की तरह बिहेव करता है तो उसकी जो हाफ रिएक्शन होगी वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी, वो ये होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हम बात करते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। द सेल इज सेटअप द सेल इज सेटअप इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो सेल का है वो मुझे पूरा एक सेटअप बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे एक तरफ जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ रखना होगा, दूसरी तरफ मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखना होगा और उन दोनों को मुझे कनेक्ट करना होगा। तो यानी कि मुझे एक पहले एक सेल का सेटअप रेडी करना होगा। उसके बाद इट इज डन बाय यूजिंग रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड्स एज वन इलेक्ट्रोड एंड द SHE एज द अनदर इलेक्ट्रोड। तो इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक वो इलेक्ट्रोड जिसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और दूसरी वो इलेक्ट्रोड जिसका हमें पता है यानी कि SH। द ऑब्टेन्ड EMF, मतलब जो सेल पोटेंशियल है ना उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम EMF भी बोल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल देते हैं हम उसे। तो या तो EMF बोल दे या फिर सेल पोटेंशियल बोल दे या फिर ई सेल बोल दे, तीनों का मतलब एक ही है। ई सेल और EMF या फिर सेल पोटेंशियल, इन क्वेश्चन में अगर तीनों आ जाए तो इसका मतलब तीनों क्या, तीनों में से कोई भी आ जाए तो इसका मतलब हमें ओवरऑल सेल पोटेंशियल की बात पूछी जा रही है। तो जो EMF है ऑफ द सेल इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। तो डिफरेंस हो जाएगा वो दोनों हाफ सेल का। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं होगा, जो सेल पोटेंशियल होगा वो ओवरऑल उसी इलेक्ट्रोड का होगा जो हमने अनदर हाफ सेल यूज किया है, क्योंकि जो हमारा SHE है उसका तो 0 है। डन। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि ई सेल यानी कि ओवरऑल सेल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बेसिकली ऐसे लिख देते हैं, रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में लिखें तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी इलेक्ट्रोड जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो इसका मतलब मेरे पास में ओवरऑल ई सेल आ जाएगा। पर हमें ये पता है कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है बट साइन ही अलग होता है। तो मैं क्या कर दूंगी, ई ऑक्सीडेशन को मैं ई रिडक्शन लिख सकती हूँ क्या, ई ऑक्सीडेशन को मैं साइन चेंज करके ई रिडक्शन लिख सकती हूँ, यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का ई रिडक्शन प्लस का ई रिडक्शन। अब इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि दोनों के वैल्यूज अलग अलग होंगी। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये है कि पर मेटल यहाँ पर दोनों अलग अलग है, मेटल दोनों अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का सेम थोड़ी है। ये जो हमने ऑक्सीडेशन जिस मेटल में हो रही थी उसी मेटल का रिडक्शन वाला फॉर्म ले लिया है हमने, केवल साइन चेंज करते। ये और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको चेंज करके लिखा है। तो इससे ये कैंसिल नहीं होगा, नहीं तुम इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखो। तो हमने क्या किया, हमने दो सेल को कनेक्ट किया, एक हाफ सेल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना था और दूसरा हाफ सेल हमने SHE ले रखा था। तो SHE को मान लो मैंने रिडक्शन हाफ सेल मान लिया, SHE को एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया, रिडक्शन हाफ सेल मान लिया, यानी कि मेरा जो हाफ सेल जो था वो SHE वाले से ज़्यादा रिएक्टिव था।
मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा रिएक्टिव था, दैट्स वाई अनदर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था और SH3 में रिडक्शन हो रहा था। तो मैंने क्या लिखा फॉर्मूला कि ई सेल जो है वो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन है, तो ई ऑक्सीडेशन को मैंने माइनस ई रिडक्शन लिख दिया। अब मान लेते हैं कि जो ई रिडक्शन था वही हमारा SH था, तो ई सेल क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल जो ई सेल है वो माइनस ई रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया 0.00 वोल्ट हो गया। तो यानी कि ओवरऑल जो हमारा सेल पोटेंशियल आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। यही हमारा ओवरऑल ई सेल है और यही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमें अननोन मेटल का निकालना था। ठीक है, अब अगर उसी इलेक्ट्रोड का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना हो तो क्या हो जाएगा, बस ये साइन हटा दूंगी तो मैं उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, साइन ही अलग है। तो इतना कर लेना तुम लोग, लिख लो ये फॉर्मूला लिख लो एक बार।